नमस्कार। सामाजिक अनुसंधान के बारे में हम ये जान चुके हैं कि इसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सभी परिचित हैं कि हमारे चारों ओर अर्थात समाज में न जाने कितनी घटनाएं प्रत्येक पल होती रहती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं समाज के लिए उपयोगी, महत्वपूर्ण, कल्याणकारी होती हैं, जो समाज को विकास की ओर ले जाती हैं। दूसरी ओर कुछ समस्याएं भी होती हैं, कुछ घटनाएं समस्याओं के रूप में घटित होती हैं। लेकिन दोनों ही प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करना, उनको समझना और इसके आधार पर आगे की रणनीति, आगे की स्ट्रेटजी समाज के लिए तैयार करना, ये समाजशास्त्रियों का, समाज वैज्ञानिकों का, पॉलिसी मेकर्स का एक नैतिक दायित्व है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत कई पद्धतियों से शोध किया जाता है। इनमें एक शोध पद्धति है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, अर्थात केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड के अंतर्गत व्यक्ति को, व्यक्तियों से निर्मित समूहों को, संस्थाओं को, समुदाय को इकाई के रूप में मानकर कार्य किया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति का भी अध्ययन कर सकते हैं, किसी एक या एक से अधिक समूहों का भी अध्ययन कर सकते हैं, एक अथवा एक से अधिक संस्थाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं इसके अंतर्गत, और एक अथवा एक से अधिक समुदायों का भी अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन एक एक इकाई के रूप में, एक सामाजिक इकाई के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक इकाई के सर्वांगीण अध्ययन के लिए, संपूर्ण अध्ययन के लिए, गहन अध्ययन के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को अच्छा माना जाता है, अच्छा समझा जाता है, और यह अपेक्षा की जाती है कि इस पद्धति को अपनाकर जो भी तथ्य प्राप्त होंगे, जो भी सूचनाएं प्राप्त होंगी घटना के बारे में, वो घटना को पूरी तरह से समझने में मददगार सिद्ध होंगी। तो ये एक विशिष्ट प्रकार की शोध पद्धति है। आज हम बात करेंगे उन स्रोतों के बारे में जिन स्रोतों से अनुसंधानकर्ता को इस पद्धति के अंतर्गत तथ्य, सूचनाएं, जानकारियां प्राप्त होती हैं। सीधा सा तात्पर्य है, आज हम बात करने जा रहे हैं वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के स्रोतों के बारे में, सोर्सेज के बारे में, सोर्सेज ऑफ केस स्टडी मेथड। क्योंकि केस स्टडी मेथड तो एक शोध पद्धति है, लेकिन इसके अंतर्गत भी कई सारे ऐसे स्रोत हैं जो अनुसंधानकर्ता को घटना के बारे में, अध्ययन की जाने वाली घटना के बारे में, अध्ययन की जाने वाली इकाई के बारे में, सामाजिक इकाई के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। तो हम बात करेंगे यहां से कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के जितने भी स्रोत हैं, उन स्रोतों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। द सोर्सेज ऑफ केस स्टडी मेथड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेज, इनटू टू ग्रुप्स। पहला जो क्लासिफिकेशन है
पहला जो वर्ग है वो है लिखित या द्वितीयक सामग्री, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है संकलित या प्राथमिक सामग्री। द्वितीयक सामग्री और प्राथमिक सामग्री, लिखित और संकलित। हम यहां इस बात को स्पष्ट कर लें कि द्वितीयक सामग्री वो सामग्री है जो साहित्य के रूप में, जो किसी डायरी में, जो किसी मूल प्रति में पहले से ही उपलब्ध है। द्वितीयक सामग्री जो लिखित रूप में है, सीधा सा तात्पर्य है द्वितीयक सामग्री का जो लिखित रूप में है। और प्राथमिक सामग्री का तात्पर्य है उस सामग्री से जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जिसे अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता स्वयं अपने प्रयासों से, अपने विवेक से संकलित करता है, प्राप्त करता है। पहले हम बात करेंगे लिखित सामग्री के बारे में। लिखित सामग्री कई चीजों में उपलब्ध होती है, जैसे आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, डायरी, जीवन इतिहास, बायोग्राफी, पत्र, लेटर्स, साहित्यिक रचना, लेख, आर्टिकल्स। और वर्तमान में जैसा हम जानते हैं कि पत्रों का प्रचलन कम है, मेल या व्हाट्सएप पर की गई चैट, ये भी द्वितीयक सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी जो लिखित में है। इन स्रोतों के द्वारा या इन चीजों के द्वारा सामाजिक इकाई के बारे में बहुत कुछ ज्ञात हो जाता है। उदाहरण के लिए आत्मकथा, ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अपनी आत्मकथा में किसी भी बात को नहीं छिपाता, जो घटनाएं उसके जीवन में होती हैं उन सभी का उल्लेख करता है आत्मकथा। इसी प्रकार यह माना जाता है कि डायरी के पन्ने भी व्यक्ति के उन सारे सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करते हैं जिन सीक्रेट्स को वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो इनके द्वारा सामाजिक इकाई या सामाजिक इकाइयों के बारे में बहुत सी बातें ज्ञात हो जाती हैं। डायरियां व्यक्तियों द्वारा स्वयं लिखी जाती हैं। डायरी में व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण, प्रभावी घटनाओं, संस्मरणों आदि को लिखता है। ऑलपोर्ट डायरी के महत्व को स्वीकार करते हैं और ऑलपोर्ट का यह मानना है कि डायरियां तो स्वयं प्रकाशित रिकॉर्ड होते हैं, उनका प्रकाशन नहीं होता, लेकिन वो सेल्फ पब्लिश्ड होते हैं। सेल्फ पब्लिश्ड रिकॉर्ड है जो जानबूझकर या अनायास ही लेखक के मानसिक जीवन की गतिशीलता का वर्णन करते हैं। कि यदि हमको किसी व्यक्ति के बारे में, उसकी मानसिक गतिशीलता के बारे में जानना है कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो अगर हम ऑलपोर्ट की बात को माने तो डायरी एक प्रामाणिक स्रोत है जो अनुसंधानकर्ता की इस बात में मदद करता है कि वो उस डायरी के लेखक की जो मानसिक गतिशीलता है उसके बारे में वो सब कुछ जान सके या बहुत कुछ जान सके। लगभग यही बात पत्र पर लागू होती है। पत्रों के द्वारा, मेल्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक चैट के द्वारा
यूं तो व्यवस्थित सामग्री प्राप्त नहीं हो पाती, ये सच है, परंतु फिर भी कुछ मामलों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऐसी जानकारी जिसके अन्य स्रोतों से मिलने की संभावना नहीं होती और जो केवल इन्हीं चीजों से प्राप्त होती है। इसी प्रकार बायोग्राफी, जीवन इतिहास में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। ये बात थी लिखित सामग्री के बारे में। और अब हम बात कर रहे हैं दूसरे स्रोत अर्थात संकलित सामग्री के बारे में, जो कि लिखित नहीं होती, जिसे अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने प्रयासों से, सामाजिक इकाइयों से स्वयं प्राप्त करना होता है। संकलित सामग्री का तात्पर्य सीधा सा है, ऐसी सामग्री जिसका संकलन अनुसंधानकर्ता द्वारा सामाजिक इकाई के जीवन के बारे में गहन रूप से समझने के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि कभी कभी सूचनाओं को विशेष तौर पर संकलित करना पड़ता है। ऐसी सूचनाओं को संबंधित व्यक्ति से साक्षात्कार या प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा संकलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी डकैत का अध्ययन करना है तो उसके बारे में जानकारियां संकलित करनी पड़ेंगी कि उस व्यक्ति का सामान्य जीवन कब तक रहा, क्या कारण थे जिन्होंने उसे अपराध की ओर खींचा, अपराध की ओर बढ़ाया, क्या कारण थे जिन्होंने उसे डकैत बनाया, और डकैत बनने के बाद उसका अपना जीवन, उसके परिवार का जीवन किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। तो ये चीजें, ये जानकारियां प्रत्यक्ष अवलोकन और साक्षात्कार के द्वारा ही संभव हो पाती हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस स्रोत से किस प्रकार की सूचना प्राप्त की जाए। कोई भी नियम नहीं है। अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधानुसार घटना को सूक्ष्म रूप से, घटना को गहन रूप से समझने के लिए स्वतंत्र है कि वो किसी भी स्रोत का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि उसके अध्ययन का एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य है कि घटना को अर्थात अध्ययन की जाने वाली जो घटना है उससे संबंधित जो सामाजिक इकाइयां हैं, उन इकाइयों के बारे में गहन रूप से, पूर्ण रूप से, समग्र रूप से समझना, इस बात को केंद्र में रखकर ही वह आगे बढ़ता है। वह जहां एक ओर लिखित सामग्री का भी प्रयोग कर सकता है और इसके लिए वह संबंधित सामाजिक इकाई की आत्मकथा, डायरी, उसके द्वारा लिखे गए पत्र, उसके द्वारा किए गए मेल, उसके द्वारा की गई व्हाट्सएप चैट, फेसबुक चैट, इंस्टाग्राम अकाउंट, इसके आधार पर इसको भी प्रयोग कर सकता है। तो वहीं दूसरी ओर जो चीजें उसे लिखित में प्राप्त नहीं हो पाई हैं, और अगर उसे लगता है कि केवल ये पर्याप्त नहीं है और घटनाओं को पूरा समझने के लिए, संबंधित सामाजिक इकाई को समग्र रूप से समझने के लिए और भी चीजें जानना जरूरी है, तो इसके लिए वह साक्षात्कार के माध्यम से, संबंधित सामाजिक इकाई के साथ साक्षात्कार के माध्यम से, या उस इकाई की क्रियाओं, उसके व्यवहार के अवलोकन के माध्यम से उसके बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के
कई स्रोत हैं। उन स्रोतों को हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं: प्राथमिक सूचनाएं, द्वितीयक सूचनाएं, अर्थात लिखित सामग्री और अलिखित सामग्री। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के कौन कौन से स्रोत हैं, ये समझने में आज का ये मेरा व्याख्यान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।